दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। देश की संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो प्रस्ताव पेश किया गया धन्यवाद का, उस पर चर्चा जब से शुरू हुई, और चर्चा क्या हुई, कोई चर्चा ही ना हो सकी। लेकिन चर्चा शुरू करने का जब समय शुरू हुआ, तब से लेकर अब तक, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, इसके कुछ ही घंटे पहले तक संसद के लोकसभा में, यानी जो दो प्रमुख सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा, तो लोकसभा में कोई कार्रवाई ठीक से नहीं हो सकी। कुछ एक लोगों के भाषण जरूर हुए, आधे तिहाई, कुछ लोगों की टिप्पणियां जरूर दर्ज हुई। स्पीकर साहब का अपना जो डायरेक्शन है, अपना जो उनका आदेश है, वो दर्ज हुआ। लीडर ऑफ अपोजिशन के कुछ कमेंट्स दर्ज हुए, लेकिन भाषण नहीं हो सका, कोई इंटरवेंशन नहीं हो सका, कोई चर्चा नहीं हो सकी। और इसके बाद भी बगैर चर्चा के राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पेश धन्यवाद का प्रस्ताव पारित भी हो गया। अब अगर देखा जाए तो यह वैधानिक नहीं है, लेकिन हो गया था। इसके बाद बजट पर डिस्कशन भी शुरू हो गया, लेकिन उसमें भी कोई पार्टिसिपेट करने को तैयार नहीं। संपूर्ण विपक्ष ने कहा कि राहुल गांधी जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनको बोलने का वक्त दिया जाए। बोलने को वक्त नहीं मिला। बताया गया कि स्पीकर साहब और कांग्रेस के कुछ नेताओं ने आपस में बातचीत करके एक फार्मूला निकाला है ताकि कन्फ्रंटेशन बचाया जा सके। और वो ये कि बजट पर चर्चा से पहले राहुल गांधी को कुछ समय के लिए बोलने दिया जाएगा ताकि वो अपनी बात कह सकें, लेकिन वो भी नहीं दिया गया। इसके बावजूद सत्ता पक्ष और उसके बिल्कुल मृदंग बने जो टेलीविजन चैनल इस देश में हैं, ढोलक बजाते हुए जो दिखाई देते हैं, सिर्फ सत्ता पक्ष का, वो लगातार इल्जाम लगाते रहे कि सारी गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार राहुल गांधी हैं। उन्होंने किताब का नाम ही क्यों लिया? उन्होंने आर्मी चीफ जो पुराने अपने देश के हैं, उनका नाम ही क्यों लिया? ये सारी गड़बड़ी राहुल गांधी ने की है, ये सब तोहमत लगाते रहे। और आज दोस्तों हालत ये हो गई कि स्पीकर लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष की तरफ से अविश्वास का प्रस्ताव पेश कर दिया गया। यानी नोटिस जो उसका है प्रस्ताव की, सॉरी करेक्शन, यानी अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस सौंप दिया गया। और इस पर 118 के आसपास सदस्यों के सिग्नेचर बताए जाते हैं। नियम के अनुसार इस पर 14 दिन, अगर इसको मंजूरी मिल जाती है या कानूनी तौर पे, वैधानिक तौर पे सही पाया जाता है, तो 14 दिन के अंदर इस पर डिस्कशन होना चाहिए। और अभी वक्त है, क्योंकि ये बहुत लंबा सेशन है। इससे ये बजट सत्र जो होता है, जैसे 14 फरवरी से शुरू हुआ है, 8 मार्च तक ये चलेगा, फिर एक अवकाश हो जाएगा बीच में, और फिर ये 9 मार्च से 2 अप्रैल 2026 तक चलेगा। तो आराम से 14 दिन कवर हो जाएगा, और 14 दिन के बाद या 14 दिन के अंदर इस पर चर्चा करानी पड़ेगी। अब लीडर ऑफ अपोजिशन को अभी तक बोलने का मौका नहीं मिला है, लेकिन आज से दोपहर 2 बजे से लोकसभा में बजट की चर्चा शुरू हो गई। विपक्ष थोड़ा लचीलापन उसने दिखाया कि नहीं, बजट पर चर्चा होनी चाहिए। और ट्रेड डील से लेकर और मोदी सरकार के जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के नाम पर बड़ी कंपनियों को जो बेचा गया, हाल के दिनों में डिसइन्वेस्ट किया गया, पूरे देश की वित्तीय स्थिति पर काफी गंभीर चर्चा चल रही है। तो हम आज इसी विषय पर बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ शीतल पी सिंह हैं, देश के बहुत ही प्रतिष्ठित जाने माने टिप्पणीकार। शीतल जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। तो आप इस सत्र को कैसे देख रहे हैं, खासकर जबकि भारत की लोकसभा के अध्यक्ष के खिलाफ विपक्ष ने अपना अविश्वास का प्रस्ताव दे दिया है, उसका नोटिस दे दिया है। इस पर कुछ ही समय के बाद या कल तक ये क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट साफ हो जाएगा कि इसकी चर्चा कब होगी, कैसे होगी। तो ये जो सूरत हाल सामने आया है, इस स्थिति को क्या बचाया नहीं जा सकता था?
क्योंकि ये कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है इस तरह का कन्फ्रंटेशन। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है और क्यों ये स्थिति लाई गई, आपको क्या लग रहा है? देखिए, हमारे अतीत में एक बार तो एकदम जब शुरू शुरू में हम लोग पहली लोकसभा थी, तो उसी समय मावलंकर साहब जब हुआ करते थे, मशहूर 19 मावलंकर साहब जी, 1950 1954 में। मैं जी, भी आपके कार्यक्रम में आने से पहले वो गूगल जल्दी जल्दी मैंने किया कि कुछ संदर्भ मिले, तो मिला। तो मावलंकर साहब के जमाने में एक ये प्रस्ताव आया था, और ये एक लोकतंत्र में मतलब विपक्ष की अपनी राय हो सकती है किसी भी व्यक्ति के बारे में, संस्था के बारे में, और हमारे किसी भी सवाल पर ये उसका उपयोग करती हुई हमारी पहली लोकसभा की पहली धमक थी। निश्चय ही उस समय तो जिस तरह से प्रचंड बहुमत था, क्योंकि इसका जो कानून है उसके अनुसार लोकसभा में जो बहुमत की संख्या है, जैसे 272 इस समय है, तो इतनी संख्या कम से कम होनी चाहिए प्रस्ताव को पास होने के लिए। तो वैसे ही उस समय जो बहुमत रहा होगा वो संख्या रही थी, तो वो नहीं होना था, वो नहीं हुआ। फिर 1966 में तब सरदार हुकुम सिंह स्पीकर थे, उनके खिलाफ भी आया, और वही हालांकि हालत वही, तो मधुलिमय वगैरह लाए थे, सोशलिस्ट वगैरह आ गए थे तब तक। और फिर उसके बाद राजीव गांधी, राहुल गांधी के पिता, जब ये 400 पार वाले बहुमत से सत्ता में थे, तो उस जमाने में 87 में भी बलराम जाखड़ तब हुआ करते थे, मैं पढ़ रहा हूं, और ये सीपीएम वाले इस प्रस्ताव को उस बार सोमनाथ चटर्जी के नेतृत्व में लेके आए थे। तो ये तीन हमारे पास पुराने रेफरेंस हैं, और अब अगर ये स्वीकृत हो जाता है या नहीं भी होता है, तो अब तो एक कागज पे तो आएगा, ये चौथा रेफरेंस तैयार हो गया। इसमें अभी अभी खबर आई है कि करेक्शन किया गया है, उसमें 2025 लिखा गया था, और वो टेक्निकली चूंकि ये विषय 2026 में उठा है, तो अब उन्होंने एक उसको संशोधित प्रस्ताव जिसमें 2026 कर दिया गया है, वो सेक्रेटेरिएट को भेज दिया है। तो मतलब वो जो त्रुटि उसमें थी, त्रुटि पर खारिज कर देने का मामला, क्योंकि अभी पिछली बार, ये पहली बार, लेकिन एक चीज हो रही जो इसी सरकार के साथ है कि इसी के दौर में लोकसभा और राज्यसभा दोनों में अविश्वास प्रस्ताव इस पद के खिलाफ आए हैं। राज्यसभा में आप जानते ही हैं, जो हमारे अभी गए हुए उपराष्ट्रपति हैं, जो इधर एकाएक लुप्त प्राय हो गए हैं, अदरवाइज जो बहुत वोकल हुआ करते थे, उनके बारे में आया था, तो उसमें टेक्निकल ग्राउंड पे उसको खारिज कर दिया गया था, लेकिन रिकॉर्ड पर वो भी है। और रिकॉर्ड पर यह भी है कि एक ही दौर में दोनों सदनों में ये सभापति की सीट पर अविश्वास प्रस्ताव आए हैं। तो ये एक बात है रेफरेंस के लिए। लेकिन अब हम बात करते हैं कि ऐसी परिस्थिति क्यों आई। फिलहाल जो परिस्थिति आई है उसकी जड़ में तो नरवाने साहब की किताब है। कांग्रेस ने अचानक इसको मुद्दा बनाया, राहुल गांधी ने। जाहिर है इस समय उनके पास एक टीम है जो विभिन्न मुद्दों पर शोध कर रही है। एप्स्टीन फाइल्स पर भी उनकी टीम ने बहुत अच्छा शोध किया है, और बहुत सारे मुद्दे वो ले आए हैं, पब्लिक डोमेन में सोशल मीडिया के जरिए ले आए हैं। संसद में अभी वो उसको लेके आने का नौबत ही नहीं आई, क्योंकि अभी तो बात नरवणे साहब की किताब पर ही हो गई, और उसमें सरकार बेतरह बौखलाई नजर आई। और बेतरह बौखलाने की वजह यह है कि जो प्रधानमंत्री की छवि है, इधर पिछले 2-3 वर्षों में उस छवि के चिथड़े हो रहे हैं। वो महाबली की छवि है, बहुत ताकतवर और विश्व गुरु, और इस तरह की छवि उन्होंने बहुत, निश्चित तौर पर वो जो आरोप है उसमें सत्यता है कि खरबों रुपए खर्च करके छवि बनाई गई है। लेकिन एक तो ट्रंप के चुने जाने के बाद अमेरिका ने उस छवि को एकदम शीशे की, कांच के एक बड़े कहा जाए शीशे का मर्तमान ऊंचाई पे ले जाके जमीन पे छोड़ दिया, और उसके टुकड़े इतने गिरे हुए हैं, पूरे भूमंडल में फैल गए हैं। ये हालत हो गई है। तो एक तो उसने, और वो ऐसा भी नहीं करते कि एक बार कह के चुप हो जाए, वो बार बार उस चीज को रिपीट करते हैं। और यहाँ हमारे प्रधानमंत्री जी का जो भी व्यक्तित्व में है, वो लगातार उससे अपने को बचाते हुए नजर आते हैं, अवॉइड करते हुए नजर आते हैं, सामना करने का साहस नहीं दिखा पा रहे हैं। तो एक तो अंतर्राष्ट्रीय छवि विश्व गुरु की जो थी वो उससे चकनाचूर हुई।
अब इस ऐसे समय में राहुल गांधी ये लेके जब चले आए कि हमारे सेनापति ने 2019 से 22 के बीच एक बार चीन के कुछ टैंकों के हमारी सीमा की तरफ, सीमा तो उसमें इशू है, एक विवादास्पद है, लेकिन जो भी कब्जा है जिसका जहां, उस कब्जे की स्थिति में चीन के टैंक्स चले आ रहे थे। नॉर्दर्न कमांड के कमांडेंट ने सेनाध्यक्ष को फोन किया और बताया कि साहब ऐसी ऐसी परिस्थिति है, 1.5-2 किलोमीटर पे वो दिखाई दे रहे थे, यहाँ से देख लिए गए थे और हम लोग हाइट पे हैं लेकिन उधर से वो लोग आ रहे हैं, तो क्या किया जाए, क्या आदेश है। सेनाध्यक्ष ने, जाहिर है कि चीन के, हमारे एक चीज इसमें समझने की है, हमारी जो सरकार है, सेनाध्यक्ष की उस किताब में जिसकी चर्चा इस बारे में नहीं हुई, लेकिन ये मैं बता दूं, हमारी सरकार के सेना को पाकिस्तान सीमा के लिए दूसरे आदेश हैं और चीनी सीमा के लिए दूसरे आदेश हैं। पाकिस्तान के बॉर्डर पर हमारे आदेश सेना को काफी हद तक खुले हुए हैं कि वो बहुत सारे निर्णय स्वयं ले सकते हैं, उसमें भी बैरिकेटिंग है कि एक स्टेज के बाद, लेकिन बहुत सारे ऑपरेशनल जो फैसले हैं वो स्वयं ले सकते हैं। लेकिन चीन के मामले में भारत सरकार का, चीन की सीमा जो भारत से लगी हुई है, उस मामले में एक मतलब सेना को जो निर्देश है लिखत पढ़त और मीटिंग में कि वो फैसले सीसीएस में पहले होंगे, उसके बाद सेना उस पर अमल करेगी। ये लिखत पढ़त में है, रिकॉर्ड पर है। जनरल नरवणे ने अपनी किताब में इसका भी उल्लेख किया है। आज तो ये हो रहा है कि वो उस किताब के बारे में एक एफआईआर की गई है कि वो किताब, और पेंगुइन जो उसका प्रकाशक है उससे एक बयान ले लिया गया है उसका गला पकड़ के कि हम किताब छाप ही नहीं रहे हैं और हमने सर्कुलेशन नहीं किया है और ये है और वो है, सफाइयां दे रहा है। जबकि जनरल नरवणे का 2023 में ट्वीट है, उस ट्वीट में पेंगुइन का बयान है, दोनों उपलब्ध है। आज राहुल गांधी ने वो भी पेश कर दिया। जनरल नरवणे ने खुद ही अपना ट्वीट करके अपनी किताब के बारे में पब्लिक किया था कि ये किताब अब उपलब्ध है, इसको ले लीजिए। और इस विवाद के शुरू होने के दिन तक अमेजन पर वो किताब मौजूद थी। मैंने और भी देखा था। यस, आपने नहीं बताया, हमारी आपकी बात भी हुई थी इस पे। हालांकि नीचे लिखा था कि अभी एक किताब उपलब्ध नहीं है, लेकिन किताब के बारे में सारा डिटेल था, यहां तक कि पेज संख्या भी बताई गई थी कि इस किताब में 448 पेज हैं। तो 448, अगर किताब छपी ही नहीं तो 448 पेज कहां से आ गए? करेक्ट है। नहीं, किताब तो छपी है, किताब की हार्ड कॉपी राहुल गांधी लेके आए हैं सदन में। और किताब वो के बारे में जैसा मैंने कहा कि ट्वीट है खुद जनरल नरवणे का, तो वो ट्वीट होने के बाद, ट्वीट तो आज तक मौजूद है, तो ट्वीट के बाद तुरंत तो फैसला आया नहीं। फैसला आया है ये कि सरकार का कुछ दिनों बाद जब वो मामला उनको लगा कि इसमें ये हो सकता है तो वो एग्जामिनेशन के लिए रोक ली गई। लेकिन तब तक तो जाने कितने लोगों ने खरीदी और रखी होगी उस किताब को। ठीक है, भारत में नहीं रखी होगी, बाहर रखी होगी। तो और फिर उसके बाद सोशल मीडिया पर लगातार ये खबर है कि उसकी मतलब ज्यादातर जगह व्हाट्सएप वगैरह पे वितरित की जा चुकी है उसकी जो सॉफ्ट कॉपी है। तो अब इन सफाइयों का क्या मतलब है? और इसको करने से ये लगता है कि उसमें जो तथ्य दिए गए हैं उन पर आप बात नहीं करना चाहते। इससे एक बात बिल्कुल साफ है कि जो तथ्य उसमें दिए गए हैं उनकी जगह आप किताब पर हमला कर रहे हैं, किताब के होने न होने का सवाल उठा रहे हैं, तथ्य पर बात नहीं कर रहे हैं। आप बता दीजिए उस दिन क्या हुआ था। मैं कहता हूं आपके आरोप सही, किताब नहीं छपी, वो अंश जो है नहीं संसद में लाए जा सकते और वो क्या नाम पत्रिका में छपे होने को नहीं माना जा सकता, ठीक है। आप बताओ उस दिन क्या हुआ था, आप बताओ वो घटना सही है कि नहीं है, सही क्या है ये तो बताओ। तो जो सही है उसको छुपाने के लिए ये आडंबर हो रहा है, और ये जितना छुपाने की कोशिश हो रही है वो उतना ही निखर के बाहर आ रहा है। अब पुलिस केस करा के अपने जो समर्थक हैंडल हैं उनकी बड़ी संख्या है, वो कोई शर्म नहीं है, जैसा आपने कहा कि ये सारे टीवी चैनल, सारे राइट विंग के कथित पत्रकार सरकार की सुरक्षा करने में किसी भी किस्म की नैतिकता का बोध को त्याग देते हैं। राइट विंग के जर्नलिस्ट पहले भी रहे, राइट विंग भी रहा है, लेकिन लाज शर्म आंख की थी, इतने बेशरम नहीं थे भाई। ये तो लोग क्या कर रहे हैं भाई, ये तो लठैत वाला काम कर रहे हैं।
सामंत के लठैत जैसे होते थे, ये उस तरह से काम कर रहे हैं। हद कर दी है भाई इनके उसमें। लेकिन भाई जो लोग इसको देखते हैं, हमारे उर्मिलेश जी को देखते सुनते हैं, कहीं कहीं हमको भी देख लेते हैं, उनसे सिर्फ इतनी सिंपल इसको मैं सरल करके लाना चाहता हूं कि भाई जो तथ्य उसमें दिए गए हैं, क्या ऐसा हुआ था कि चीनी टैंक फला तारीख को जैसा उद्धृत किया गया आ रहे थे? क्या ऐसा हुआ था कि जनरल नरवणे ने रक्षा मंत्री को फोन किया था? क्या ऐसा हुआ था कि 2.5 घंटे तक सरकार को, जिसने चीनी सीमा पर आदेश दे रखा है कि बिना सीसीएस के फैसले के कोई कार्रवाई सेना अपनी ओर से नहीं करेगी? ये सच है ये सारी बातें? इसका क्या उत्तर है? आप बता दीजिए क्या हुआ था उस दिन। वो हम उसको हम भी संज्ञान नहीं लेते, हम आपसे संज्ञान लेना चाहते हैं। आप बताइए कि क्या हुआ उस दिन, या ये चीज हुई ही नहीं। ये प्रश्न जो है एक्चुअल प्रश्न है जो जनमानस में जा रहा है, और ये कितना ही डाइवर्जन करने की कोशिश करें, अब प्रधानमंत्री की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रंप की वजह से और राष्ट्रीय स्तर पर इस फैक्ट की वजह से वो नहीं बची है। ठीक है, उनके पास समर्थक खरीदने की बड़ी सामर्थ्य है, उनके पास एक ऐतिहासिक संगठन है, उनके पास इस देश की सवर्ण जातियों के 80 से 90% लोगों का समर्थन है, और इसलिए वो ऐसी किसी भी चीज को इससे पहले भी ढक पाने में सफल रहे हैं। लेकिन ये सवाल अनुत्तरित रहना, क्योंकि रिकॉर्ड्स आजकल सब डिजिटल रिकॉर्ड्स होते हैं, ये सारी बातें डिजिटल हो रही हैं। डिजिटल रिकॉर्ड्स को आप खत्म नहीं कर सकते। कागज के रिकॉर्ड्स को जला सकते हैं, उसके पहले पत्ते पे लिखा जाता था, उसको बकरी खा जाती थी, ये सब बताया जाता था। लेकिन डिजिटल रिकॉर्ड्स के साथ ये समस्या है कि ये तो भाई गले में घंटी है, ये तो इनको आप नष्ट भी कर दीजिए तो फिर उर्वर है, ये फिर पैदा हो जाते हैं, ये इनको फिर ये अस्तित्व में आ जाते हैं, इनको आप गायब नहीं कर सकते। तो ये भूत अब इस सरकार के पीछे लग गया है, जो इसके अस्तित्व को और इसका अस्तित्व चूंकि मोदी जी की पर्सनैलिटी पर केंद्रित किया गया है, तो ये पर्सनैलिटी को ही चुनौती दे रहा है, उसको खंड खंड कर रहा है। और ठीक इसी समय दुनिया में एक अंतर्राष्ट्रीय परिघटना एप्स्टीन फाइल्स की हुई है। ये डिटेल्स भी आ रहे हैं कि डील होने के बाद भारत से संबंधित जो पेज थे, 486 शायद थे, उनमें से 10 पेज और उससे रिलेटेड सारी सामग्री गायब है, 476 ही पेज रह गए हैं। तो बहुत सारी चीजें घट रही हैं एक साथ, और बहुत सारी चीजें उन शंकाओं को और संवर्धन कर रही हैं जो प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व में जो एक विशेष आकर्षण पैदा करती थी, उनको विकर्षित कर रही। तो ये परिस्थिति है। ऐसे में सदन में जो बजट पे बहस है, निश्चित तौर पर उसके बहुत जरूरी पहलू हैं। जैसे शशि थरूर जी ने आज वायु प्रदूषण का मुद्दा उठाया, देश में निश्चित तौर पर एक बड़ा मुद्दा होना चाहिए। उन्होंने वो संदर्भ दिया और वो देखा मैंने भी, वो सही है कि करीब 1300 करोड़ का बजट होता था हमारा प्रदूषण के कंट्रोल के लिए, जो वैसे ही इस देश के लिए बिल्कुल नाकाफी था। उतने में शायद राजधानी में खर्च करें तो उसमें कुछ फर्क पड़ेगा, पूरा उससे भी नहीं होगा। उसको भी पूरे देश के पैमाने पे 1300 करोड़ जो था वो 209 करोड़ उसमें भी कम हो गया, वो 1100 करोड़ से भी नीचे आ गया है। तो उन्होंने बहुत अच्छा मुद्दा ये उठाया, और आज कांग्रेस की ओर से इसका मतलब जो हाल में उनकी और राहुल गांधी और खड़गे साहब की एक त्रिपक्षीय मीटिंग हुई थी, उसके बाद माइक आज उनको दिया गया कांग्रेस की ओर से। तो ये एक परिवर्तन भी है, और जैसा वो एक विलक्षण अंग्रेजी बोलते हैं, उस विलक्षण अंग्रेजी में उन्होंने बड़े तीक्ष्ण प्रहार किए और बहुत मेथोडोलॉजिकली किए, और सुनने लायक उनका भाषण है। उसके अंश देख पाया मैं, चूंकि थोड़ा फ्लाइट में था, आपके कहने के बाद भी उतना समय नहीं मिल सका, लेकिन ये अंशों में मैंने ये पाया। और अखिलेश यादव ने भी जबरदस्त हस्तक्षेप कर दिया उसी में। ये ठीक है। उसके बाद अभिषेक बनर्जी ने जो बोला, टीएमसी के नेता, वह अच्छा। भी अद्भुत, उन्होंने बहुत सारे फैक्ट्स को लेकर, आमतौर पे हम लोग किसी एक की या दूसरे की तारीफ नहीं करते इस तरह से, लेकिन जो अच्छी बात होती है उसकी तारीफ करने में किसी पत्रकार को कोई गुरेज नहीं करना चाहिए। नहीं, अभिषेक बनर्जी बहुत काबिल वक्ता है, काबिल वक्ता है, और
मैं सोचता हूँ कि एक पार्लियामेंट में अगर कोई भी नेता, मैं कहता हूँ बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, किसी भी पार्टी का, अगर पार्लियामेंटेरियन फैक्ट्स के साथ बोलता है, तो ये देश के साथ बहुत बड़ा अच्छा काम वो कर रहा है देश के लिए, ताकि लोगों को फैक्ट्स मालूम पड़े। अच्छा, मैं फैक्ट्स और लेकिन ये संसदीय प्रणाली के लिए बहुत अच्छा काम है कि बहस होती है और बहस होनी चाहिए और बहस ऐसी ही होनी चाहिए। जी। एग्जैक्टली, लेकिन मैं आप जो बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री की छवि के गिर रही है, टूट रही है, और आपने भूतों की चर्चा की कि ये भूत पीछा कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है ट्रेड डील, जो ट्रेड डील है, जिसमें भारत के किसानों को जितनी बड़ी क्षति का अनुमान लगाया जा रहा है, शायद उससे भी बड़ी क्षति हो, क्योंकि बहुत सारे मामले अभी 2 सप्ताह के बाद या तीसरे सप्ताह में सारे के सारे कॉन्क्रिटाइज होंगे। ये अंतरिम एक प्रपोजल ड्राफ्ट है, इसके बाद मिड मार्च में एक मीटिंग होगी, फिर अप्रैल में फाइनल शेप में आएगा ये। और जिस तरह से अमेरिका की कृषि मंत्री इस पर, इस फैसले के तुरंत बाद, ड्राफ्ट के तुरंत बाद उन्होंने ट्वीट किया कि भाई हमारे अमेरिका के किसानों के लिए तो बहुत बड़ी ये घटना है, और जो हमारा डेफिसिट था वो कैसे हम उसको न केवल बराबर करेंगे बल्कि हम ऊपर हो जाएंगे, वगैरह वगैरह। तो आपको क्या लगता है कि ये जो तेल का मामला है और किसानों का मामला है, क्या ये दोनों पहलू ट्रेड डील को एक तरह से प्रधानमंत्री के लिए, सरकार के लिए बहुत बड़ा संकट नहीं बन सकते हैं? आपको क्या लग रहा है, क्या विपक्ष इस मौके का फायदा उठाएगा इस बजट सेशन में? देश के लिए बहुत बड़ा संकट लेके आई है डील। अभी आपको कल का डेवलपमेंट बताएं, कल बांग्लादेश के साथ भी डील हुई है। बांग्लादेश के साथ डील ये है, उस डील से हम सीधे ऐसे प्रभावित हो गए कि बांग्लादेश को हम कपास सप्लाई करते हैं। हमारे कपास किसान जो कपास पैदा करते हैं, जिन कुछ देशों को हम सप्लाई उसको करते हैं, उसमें बांग्लादेश एक बड़ा बाजार है, क्योंकि बांग्लादेश सूती वस्त्रों का सबसे बड़ा निर्यातक, सबसे बड़े जो निर्यातक है उनमें से एक है। और उसकी वजह यह है कि उसको एक फेवरेबल ट्रीटमेंट यूरोप में और यूएस में मिला हुआ है। कल उसको एक एडिशनल ट्रीटमेंट मिल गया अमेरिका की ओर से। उसने भारत को सीधा नुकसान कर दिया है। डील से जो हम कुछ अपने लिए जो कुछ चीजें सोच रहे थे, कल वो फैसला होने के बाद वो हमारे उल्टा पड़ गया। और वो ये हुआ कि अमेरिका ने जो डील बांग्लादेश से की है, बांग्लादेश के ऊपर 19%, हमारे ऊपर 18, उसके ऊपर 19% टैरिफ है। लेकिन बांग्लादेश अगर अमेरिका से कपास खरीदेगा तो उस पे 0% टैरिफ है। और उससे नहीं, उसका अगला ये कि उसको जब वो अमेरिका में उससे बने वस्त्रों को बेचेगा तो उसको 0% टैरिफ मिल रहा है। तो वो हमारे यहाँ जो हम कपड़ा सूती वस्त्र बनाते हैं तमिलनाडु में, और थोड़ा सा बनाते थे सूरत में भी, तो वो जो हमारे वस्त्र निर्यात का काम अमेरिका के साथ है, उस काम में हम एकदम पिछड़ जाएंगे, क्योंकि 18% का डिफरेंस आ जाएगा। हमारे वस्त्रों पे 18% का टैरिफ है और बांग्लादेश के वस्त्रों पे 0% टैरिफ है। और दूसरे बांग्लादेश जो है कपास, मान लीजिए हमसे 2% महंगी भी हुई अमेरिका की, लेकिन कपास खरीदेगा वो अमेरिका से हमारी जगह। तो यानी हम जो निर्यात कर रहे थे बांग्लादेश को वो खत्म हुआ, और जो हम निर्यात अमेरिका को वस्त्रों का करते वो भी खत्म हुआ। तो ये दो चीजें, ये इस तरह की चीजें एक एक करके लगातार आ रही हैं। और अब तो ब्रह्मचलानी जैसे इस सरकार के समर्थक, प्रशंसक भी चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि क्या डील आपने की है, आपको निगोशिएशन नहीं आता, आप क्या भारत के हित कहते हैं, और भारत का हित इसमें कहां है। पॉइंट वाइज उन्होंने लगातार कई ट्वीट करके सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। अभी बहुत सारे राइट विंग के इनके समर्थक जो आजकल इन सवालों को उठाने लगे, रंगनाथन वगैरह, वो नहीं बोले हैं, चुप है या इधर उधर कर रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में बहुत सारे इनके लोग इनसे असहमत होंगे, क्योंकि ये डील बिल्कुल हमारे गले में फंदे की तरह पड़ गई है। हमें उनसे $500 बिलियन का 5 साल में खरीदारी करनी है। अभी तक हम 40-50 में निपट जाते थे, तो यानी हम दुगना तो हमें पहले ही उनसे इंपोर्ट करना है। दुगना इंपोर्ट करते ही जो हम उन्हें $80-90 बिलियन का एक्सपोर्ट करते थे, उसमें अगर इस तरह के बैरिकेटिंग लगते जाएंगे, जैसे बांग्लादेश वाला लग गया, तो सूती कपड़े का 7-8 बिलियन का आपका कम हो जाए। ऐसे ही और चीजों का, दूसरे जो हमारे ऐसे 3-4 चीजों में उन्होंने घटा दिया, तो हम वैसे ही 30-40 पे आ जाएंगे। तो हम उनको 30-40 का माल या मुश्किल से 50 बिलियन का बेच पाएंगे, लेकिन उनसे हम 100 बिलियन का खरीदने पे मजबूर होंगे। ट्रंप ने इस तरह का दांव बिछाया है,
और ये लोग जाके उसमें फंस गए। तो अभी हम जो अमेरिका से व्यापार में करीब 40 बिलियन का फायदा था, यानी हमारा ट्रेड बैलेंस हमारे फेवर में था, हम ज्यादा उनको बेच रहे थे, 40 के फायदे में थे। अब उल्टा हो जाएगा, हम 50 के घाटे में हो जाएंगे। 50 बिलियन भारत जैसा गरीब देश अमेरिका की मदद कर रहा होगा। ट्रंप तो यही चाहते हैं, सबसे सारी दुनिया से यही चाहते हैं, और हम उसमें फंसे और हम इसकी पीठ भी ठोक रहे हैं। और तेल खरीदने के सवाल पर आज पूछा जब गया विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से, तो 15 मिनट उसने भाषण दिया, लेकिन ये हाँ या ना नहीं किया कि रूस से लेंगे कि नहीं लेंगे। रिजल्ट ये है कि रिलायंस की मार्च के बाद की सप्लाईज ऑलरेडी वेनेजुएला से एग्रीमेंट हो गया। आज खबर आ गई, डिटेल चलने लगे, जितने भी हमारे इकोनॉमिक चैनल हैं सब पे आ गई। तो हमारी सबसे प्रमुख प्राइवेट रिफाइनरी तो ऑलरेडी अमेरिका की गोदी में जा चुकी है। बाकी लोगों ने, सबने मार्च के बाद की किसी सप्लाई का कोई ऑर्डर रूस को नहीं दिया है। एक कंपनी, चूंकि ऑलरेडी रूस उसमें आधा पार्टनर भी है, नायरा नाम की जो है, उसमें 50% 49.13% इक्विटी भी रूस की है, रूसी कंपनी की, इसलिए वो मजबूर है। बाकी हर जगह से ऑर्डर्स रूस के कैंसिल हो चुके हैं। आप समझिए जियोपॉलिटिकल मामलों के हिसाब से ये कितना नुकसानदेह है, जब सारा पड़ोस आपसे हॉस्टाइल है। पाकिस्तान था ही, चीन के साथ आपके रिश्ते सीमा के कारणों से और तमाम दशकों से जो उसका पाकिस्तान से रिश्ता है उसके चलते ठीक नहीं है, और वो बहुत बड़ी ताकत है। बगल में बांग्लादेश में परिवर्तन हो गया है, वहां की प्रधानमंत्री को आप अपने देश में लाके रखे हुए, जो मतलब आपने ठीक किया, मैं ये नहीं कहता, वो तो आप अगर किसी के साथ हैं, अगर उस पर कोई कष्ट आए तो उसका मदद करनी चाहिए, लेकिन रिजल्ट नेट ये है कि बांग्लादेश से हमारे रिश्ते कड़वाहट से इस समय भरे हुए हैं। वहां की जनता में तो हमारे विरुद्ध बहुत आक्रोश और बहुत चीजें हैं। नेपाल से भी हमारी लगभग हालत ऐसी कड़वी ही है। भूटान जैसा एक बिंदु जो है, जो सुरक्षा के लिए हम पर निर्भर था, वो भी चीन से भी बात करता है। मालदीव वगैरह सब आधा चीन आधा भारत हो चुके हैं। लंका उनका में एक द्वीप उनका है। तो हम एक तो पूरे पड़ोस में, हमारी कोई ऐसी पोजीशन नहीं है कि हमारे साथ कोई हो, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम अगर ऐसे ढोल में बदल रहे हैं कि अपने पुराने रिश्तों को जो हमने 7-8 दशक में पैदा किए थे और जो टाइम टेस्टेड थे और जो हमारे लिए हमेशा रहे साथ में, हम उनको भी खो दे रहे हैं इस दौर में। तो आप समझ सकते हैं कि ये सारी चीजें मिलजुल के असफलता के किस मुकाम तक पहुंच रही हैं, जो हमारे विश्व गुरु जी हमारे लिए हासिल करके ला रहे हैं। तो मतलब डंका जो बजने की जो असलियत है वो सामने आ रही है। लेकिन हाँ जी, लेकिन जी, लेकिन एक बात नहीं समझ में आती है कि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के लोग मानते हैं कि भैया वो स्वदेशी के विचारधारा के समर्थक हैं, बहुत ही देशभक्त लोग हैं। कांग्रेस के लोग या दूसरी पार्टियों के लोग उतने देशभक्त नहीं रहे हैं। तो ये समस्या क्या है? ये क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सारे शब्द तिकड़म की राजनीति के शब्द हैं? उनके पास सिर्फ तिकड़म है, कोई टैलेंट नहीं है कि निगोशिएट कर सकें। जो 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 इस तरह की ट्रीटी होती हैं, इस तरह की जो डील होती है, जैसा आपने स्वयं ब्रह्मचलानी का नाम लिया, या दूसरे और राइट विंग के बहुत सारे जो क्रिटिशियन है वो कह रहे हैं कि साहब ये हमारी सरकार ने क्या कर दिया। तो आखिर ये सब पोल जो खुल रही है, तो क्या माना जाए कि ये केवल तिकड़म के बल पर सारा का सारा प्रपंच बुना है और टैलेंट की सख्त कमी है इनके अंदर? देखिए, ये तो ग्रुप ऐसा है जो झूठ पर टिका हुआ है। इसकी जो राजनीतिक धारणा है, जो इसकी वैचारिक धारणा है, सब काल्पनिक है। सब सिर्फ उसमें एक ही चीज सही है कि ये एक कमजोर हिस्से को झूठा दुश्मन बता के समाज के अल्पसंख्यकों को राजनीतिक सफलता हासिल कर सकते हैं। बहुसंख्यकवाद की राजनीति की सफलताएं ये हासिल इसके जरिए कर सकते हैं। इस सच के अलावा बाकी हर चीज इनकी झूठ है या गलत है या उसकी कोई बुनियाद नहीं है, और वो आत्मघाती भी है और देश के हितों के विरुद्ध भी है। इनका कथित, ये जो आपने बताया कि ये जो क्या शब्द आपने अभी कहा था, एक सेकेंड, तिकड़म और टैलेंट। नहीं, वो एक उससे पहले जो कहा था, ये जो स्वदेशी की बात, ये मुंह में सिर्फ तब तक रखते हैं जब ये सरकार में नहीं होते। सरकार में होते ही इनका स्वदेशी पन 1 मिनट में रफू चक्कर कपूर की तरह उड़ जाता है
और ये हर चीज विदेश से करते हुए नजर आ रहे हैं। आज आप चीन से भारत का व्यापार ही देख लीजिए। जो निर्भरता भारत की मनमोहन सिंह के जमाने में जब ये स्वदेशी का तेज आंदोलन चला रहे थे थी, आज उसकी दुगनी से ज्यादा है। अमेरिका से आप नई परनिर्भरता का लाइसेंस अभी लेके आए हैं। यूरोप से आप नया समझौता करने जा रहे हैं। किसी क्षेत्र में आपने एक यूनिवर्सिटी इस लायक बनाई नहीं कि उससे निकले हुए लोग इस देश में आज की चुनौतियों के लिए क्वांटम फिजिक्स में या एआई वगैरह में कहीं ऐसी चीजें कर रहे होते कि देश आत्मनिर्भर होता। आप गोबर के उपले और गौमूत्र में लोगों को आप ग्रांट दे के और अनपढ़ लोगों को असिस्टेंट प्रोफेसर बना के नष्ट कर दे रहे हैं। और जाति युद्ध भी आप पैदा कर रहे हैं, क्योंकि आप पिछड़ों से, दलितों से, आदिवासियों से उनके जो जरूरी मौके हैं, जो संविधान सम्मत थे, जो मिले थे उन्हें बहुत लड़ाइयों के बाद, वो सब चालाकियों से छीन ले रहे हैं। आप क्या सोच रहे हैं कि ये चालाकियां उनके नौजवानों तक नहीं जा रही हैं? आप अपनी धूर्तता से इस सब को छुपा सकते हैं। राजनीतिक सफलताओं से जो सांप्रदायिक के बंटवारे के आधार पर आपको मिल रही है, उससे आप छुपाते रहेंगे? नहीं, आप इस समाज को बहुत ही कष्टों में डाल रहे हैं। 5-6 साल हो गए, नॉर्थ ईस्ट का एक छोटा सा राज्य मणिपुर आपसे संभल नहीं रहा है। कश्मीर जहां था उससे और बुरे हाल में आपने पहुंचा दिया। कथित 370 से आप दवाई कर रहे थे। अंतरराष्ट्रीय मामलों में आप अमेरिका की ओर झुक के सिवाय हमें पुनः एक नई गुलामी की ओर फेंकने के अलावा और कुछ नहीं करेंगे। और आपने कर दिया है काम। हम फिर से अब एक नए किस्म की साम्राज्यवादी गुलामी जो अमेरिका आजकल दुनिया भर में थोपने की कोशिश कर रहा है, उस फंदे के शिकार नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शीतल पी सिंह। आपने हमारे दर्शकों श्रोताओं से जो बातें की हैं, मैं समझता हूं सबके लिए बहुत ही जरूरी, महत्वपूर्ण है, इंफॉर्मेटिव है, तथ्यात्मक है। तो दोस्तों, आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।